हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था एमसीक्यू का उसका पेपर लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए इस वर्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट ईयर में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अवश्य ध्यान से सुने और याद कर लें। तो ये है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्वेश्चन, जैक बोर्ड का अकाउंटेंसी का, जिसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज, यानी कि पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर यानी कि इसका अर्थ हुआ कि व्यापारिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना। तो इसका आंसर है आपका पॉइंट नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज, यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम होता है अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिश्ड, यानी कि पुस्तपालन एवं लेखाकरण की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका प्रकाशन सबसे पहले 1494 ईस्वी में हुआ था, और आपको बता दें कि इसका जन्म इटली के वेनिस नगर में हुआ था, और इसके फादर हैं लुकास पेसियोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है। इसे किसने कहा था। तो इसका सही जवाब है J.R. बाटली बाय। तो इसका आंसर होगा J.R. बाटली बाय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि निम्न में कौन सा लेखांकन का सहायक क्षेत्र नहीं है। तो सहायक क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा पुस्तपालन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है उसका उपयोगकर्ता कौन कौन है, वो किसके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा क्रेडिटर, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी के लिए यूजफुल होता है, सभी को इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कही जा सकती है, यानी कि व्यापार की भाषा कौन है। तो आप लोग जानते हैं व्यापार की भाषा हम लोग कहते हैं लेखांकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, यानी कि लेखांकन की सीमाएं हैं। सीमाएं यानी कि दोष क्या होती है। तो इसका दोष है ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, झूठे दिखावों से प्रभावित, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटीज, यानी कि इसमें से कौन करंट लायबिलिटीज है। तो इसमें हमारा आंसर है शॉर्ट टर्म लोन।
शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए लिया गया लोन। तो कम समय के लिए जो लिया गया लोन होता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। तो उस तरह का एसेट्स में आता है गुडविल। तो इसका आंसर होगा गुडविल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है। अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा भुगतान प्राप्त करते समय। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 रुपये का अंतिम रहतिया था, यह क्या है। तो अगर हमारे पास बेचने के बाद कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं घटना। तो ये हमारा सही जवाब होगा इसका घटना। तो ये हमारा एक घटना है। नेक्स्ट है अरुण एक किताब विक्रेता है, कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा। यानी कि अरुण जो है किताब का क्रय विक्रय करता है तो उसके लिए कौन सा माल होगा। तो इसका आंसर होगा स्टेशनरी का क्रय, यानी कि परचेज ऑफ स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, इसमें से क्या है जो मेरा फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। तो आप लोगों को पता है कि फिक्स्ड एसेट्स हम लोग उसको कहते हैं जो बड़ा बड़ा संपत्ति होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर सही होगा फर्नीचर। नेक्स्ट है व्हेन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन अप्लाइड, यानी कि वसूली अवधारणा कब लागू होती है। तो वसूली की अवधारणा यानी कि जो पैसा वसूल करना होता है कब लागू होगा। तो ये जब ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी दे दी जाती है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर। नेक्स्ट है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज, यानी कि लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। तो किसके लिए महत्व है, निवेशकों के लिए, लेखापालों के लिए, अंकेक्षकों के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस, चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। तो कब तक रहेगी, तो ये अनिश्चित काल तक रहती है। तो इसका सही जवाब होगा अनिश्चित काल तक। नेक्स्ट है 18 नंबर लेखांकन का आधार है। लेखांकन का आधार क्या है, रोकड़ आधारित, लेखांकन का उपार्जन आधारित, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है लेखांकन प्रक्रिया में प्रथम कदम क्या है। तो लेखांकन प्रक्रिया में प्रथम कदम होता है लेन देनों की पहचान करना। तो इसका सही जवाब होगा 2 नंबर, लेन देनों की पहचान करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन ऐसा है जो करेक्ट है। तो इसमें सही जवाब होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, यानी कि 2 नंबर पॉइंट। उसके बाद डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, ये कब एप्लीकेबल होता है, यानी कि किसका रूल है ये। तो ये रूल जो है पर्सनल अकाउंट का रूल है। इसका सही जवाब होगा पर्सनल अकाउंट 1 नंबर। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले
वीडियो आपको मिल सके और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको पढ़ करके उसका लाभ उठा सकें। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं किसके लिए? वैज्ञानिक प्रणाली, वित्तीय स्थिति का ज्ञान, दोनों पक्षों का लेखा। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का इसमें से एग्जाम्पल क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल होता है सैलरी अकाउंट। सैलरी होता है नॉमिनल, क्योंकि हम लोग बोलते हैं नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम को रखा जाता है, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग उसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज। प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या है? तो प्रोप्राइटर्स यानी कि ऑनर का खाता, और ऑनर का खाता मतलब नाम, और नाम मतलब हो गया पर्सनल अकाउंट। तो इसका सही जवाब होगा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल में आप लोग को जिससे बताया गया था उसमें नाम आता है किसी का भी, तो इसमें हो जाएगा राम अकाउंट। नेक्स्ट है डेबिट सिग्निफाई। डेबिट किसको सिग्निफाई करता है? इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सभी हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27 नंबर। हाउ मेनी कॉलम डज ए जर्नल हैव? यानी कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? तो ये तो सबको पता है, जर्नल हम लोग बनाते हैं, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, लेजर में 8 कॉलम होते हैं और ट्रायल बैलेंस में 4 कॉलम होते हैं। ये आप याद रखेंगे, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है रोजनामाचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज टर्म्ड एज। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट है वेजेस पेड टू वर्कर। अगर हम वर्कर को वेजेस पेड कर रहे हैं तो उसमें क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा? तो वेजेस पेड कर रहे हैं मतलब मजदूरी दे रहे हैं, तो इसका डेबिट वेजेज और क्रेडिट कैश, यानी कि 1 नंबर। इसके बाद है डबल कॉलम कैशबुक रिकॉर्ड। डबल कॉलम कैशबुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो डबल कॉलम कैशबुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का। इसका आंसर होगा कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। इसके बाद 31 नंबर व्हेन ए फर्म मेंटेन ए कैशबुक इट नीड नॉट टू मेंटेन। अगर वो कैश बुक रखता है तो उसको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कैश और बैंक अकाउंट का लेजर बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। इसका आंसर होगा 3 नंबर। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। यानी कि हम लोग बैलेंस जो निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। इसका आंसर होगा बैलेंसिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू नो। यानी कि खाता बही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम, यानी कि नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। 4 नंबर। इसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ JF। JF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो JF का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो, और एक होता है LF। LF का होता है लेजर फोलियो। इसके बाद है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू। यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और बोथ मेथड, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा 3, बैलेंस और टोटल मेथड दोनों से ही बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36 नंबर। यदि सुमन को 1500 रुपये के बजाय 150 रुपया से डेबिट कर दिया गया है और अमन को 150 रुपये के बजाय 1500 रुपये से डेबिट कर दिया गया है तो इसे कौन सा एरर कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब है हिसाब की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इंडिकेट व्हाट एक्यूरेसी, मतलब ट्रायल बैलेंस किसका एक्यूरेसी को बताता है? तो इसका सही जवाब होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट है मनीष को बेचे गए 650 रुपये के माल के उसके खाते में 560 रुपया लिख दिए गए, यानी कि हमने बेचा है 650 रुपया लेकिन हम उसका खाता में 560 रुपया ही लिखे हैं, मतलब कम लिख दिए हैं। तो अब मनीष का खाता कितना रुपये से डेबिट करना होगा ताकि वो सही हो जाए? तो उसमें हो जाएगा आंसर 90 रुपया, यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद है परचेज बुक्स इज यूज टू रिकॉर्ड, यानी कि परचेज बुक में किस तरह का ट्रांजैक्शन को हम लोग लिखते हैं? तो परचेज बुक जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट, जितना भी क्रेडिट परचेज होता है उसको लिखते हैं, तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपया कॉलेज फीस चुकाई, इसे डेबिट करेंगे, यानी कि जो व्यापारी है यानी कि ऑनर जो है उसने अपने बेटे का फीस, स्कूल फीस या कॉलेज फीस बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट किया है, तो ये कहलाएगा उसका पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज में आप लोग को पता है हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन।